आपको मालूम है हमारे स्पाइन में कुछ एरिया होते हैं, वो सारा आपको पता है, जैसे सर्वाइकल एरिया होता है और हाँ श्योर, ठीक है सर, ठीक है। तो आपको ये सब सभी को मालूम है ना? हाँ, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल बताने वाला हूँ, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों से सिर्फ मुझे पता होना चाहिए ना कि कुछ को मालूम है और कुछ को शायद नहीं भी मालूम है ना, तो कोई बात नहीं, हम सारा ही जितना हो सकेगा हम पूरा कोशिश करेंगे, जितना हम आप लोगों को जितनी जरूरत है और जितना हमें एक नॉलेज के लिए हमें चाहिए उतना हम सभी कवर करेंगे। अच्छा, एक तो स्पाइन के एरियाज पे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि स्पाइन कौन कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, कैसे कैसे डिवाइडेड है। बहुत से ऐसे सवाल आएंगे आपके माइंड में कि किस पेशेंट को या किस क्लाइंट को कौन सी एक्सरसाइजेस करानी चाहिए, नहीं करानी चाहिए, तो वो आप पूछ लीजिएगा, उसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा। कि किसी को कोई स्पेसिफिक और क्वेश्चन दिमाग में आ रहा हो, कोई किसी के पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो वो भी बीच बीच में कवर अप करते रहिएगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 बजे तक का टाइम है, मैक्सिमम 2:10 तक का टाइम है, ठीक है। उसके बाद मुझे आगे जाना है। तो जैसे कि अभी ऑलरेडी मैम ने बताया, मैं 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। पहले मैंने बैचलर्स किया, फिर मास्टर्स किया, फिर उसके बाद मैंने कायरोप्रैक्टिक बाहर स्वीडन से किया, और हमारे करीब 6-7 क्लिनिक्स हैं दिल्ली एनसीआर में, एनोडाइन स्पाइन क्लिनिक के नाम से। वो आप इंस्टा पे सर्च करना और उसको ट्राई करना, फॉलो भी करने का, आपकी नॉलेज भी गेन होगी बहुत सारी चीजों में, पॉस्चर से रिलेटेड और सारी चीजों में। तो देखो ये कुछ थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा है, हालांकि थोड़ा स्क्रीन थोड़ी छोटी है, बट फिर भी कुछ आइडिया समझ में आ रहा है इसमें। तो अब हम स्पाइन के स्ट्रक्चर के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। हमारी जो स्पाइन है इसमें वर्टिब्रेज होते हैं, ठीक है, वर्टिब्रेज होते हैं, डिस्क होती है। डिस्क क्या काम करती है, एक जनरल नॉलेज है, ये जनरल सभी को पता होता है क्या काम कर। अच्छा, वैसे स्पाइन हमारा क्या काम करती है? देखो, स्पाइन हमारी पूरी बॉडी को एक बेसिक स्ट्रक्चर है, हमारी स्पाइन जो हमारी बॉडी का एक बेसिक स्ट्रक्चर है और एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। अगर स्पाइन फंक्शनल ना हो, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ना हो, उसकी मोबिलिटी ना हो, या उसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। पेशेंट पैरालाइज भी हो सकता है, पेशेंट को मल्टीपल इश्यूज हो सकते हैं। और ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है कि जिसका हेल्दी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पाइन का हेल्दी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप लोग योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं, तो हम लोग अपने क्लाइंट्स को सबको बोलते हैं कि योगा करिए। तो योगा का आप एज ए स्टूडेंट, योगा स्टूडेंट, आपके लिए स्पाइन की नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है, प्लस सभी को मोटिवेट करना योगा के लिए वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि योगा ही है जो स्पाइन को फ्लेक्सिबल करती है, मोबिलिटी देती है और उसको हेल्दी बनाती है। इसका एक और बड़ा कारण है क्या, आजकल क्या लाइफस्टाइल कैसी हो गई है, सब लोग सिटिंग जॉब में आ गए हैं। जब लोग ज्यादा देर तक बैठे रहते हैं ना, तो हमारी बॉडी में हर जॉइंट्स में डीजेनरेशन यानी कि एजिंग शुरू हो जाती है, स्पेशली सबसे ज्यादा स्पाइन में बैठे रहने की वजह से लोअर बैक में, गर्दन में डीजेनरेशन स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम एजिंग बोलते हैं। डीजेनरेशन को क्या बोलते हैं, सिंपल एजिंग बोलते हैं। जैसे कि एजिंग हो रही है, जैसे घुटनों में गठिया हो जाता है, आर्थराइटिस, तो स्पाइन में जब आर्थराइटिस होता है उसको हम स्पॉन्डिलाइटिस बोल देते हैं। जैसे कि लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, गर्दन में होगा तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। अब एक सवाल यहाँ पे आता है, बिल्कुल बेसिक चलेंगे। लोग हमारे पास जनरल 2 लोग बात कर रहे हैं और मैं सुन रहा हूं सिर्फ, तो 2 लोग कह रहे हैं यार मुझे सर्वाइकल हो गया है। दिस इज नॉट द राइट टर्म, क्योंकि सर्वाइकल एक स्पाइन का पार्ट है जो सभी के पास है। सर्वाइकल स्पाइन, थोरैसिक एक स्पाइन का पार्ट है, वो सभी के पास है। तो मुझे सर्वाइकल हो गया है, ये एक गलत टर्म है, उसको करेक्ट करिए आप भी और उसको भी गाइड करिए कि सर्वाइकल, सभी सर्वाइकल हमारी गर्दन की जो 7 वर्टिब्रेज हैं सबसे ऊपर के, इनको हम सर्वाइकल बोलते हैं, ठीक है। 7 बोन्स यानी कि 7 वर्टिब्रेज, समझ में आ रहा है, एक के ऊपर एक ऐसे हड्डी चढ़ी होती है और हर हड्डी के बीच में एक डिस्क होती है, ठीक है। डिस्क क्या है, एक शॉकर है, ठीक है, एक शॉकर है। अगर हम जंप कर रहे हैं, अगर ये डिस्क ना हो तो मेरी स्पाइन क्या हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी, एक से एक हड्डी बच जाएगी और वो टूट सकती है। तो ये डिस्क है जो मेरी स्पाइन को कोलैप्स होने से बचाता है।
तो हमारी स्पाइन में कितनी डिस्क होती हैं? 23 डिस्क होती हैं, ठीक है। और वर्टिब्रे कितने होते हैं? 33 वर्टिब्रे होते हैं, ठीक है। कुछ वर्टिब्रे बिल्कुल अलग अलग होते हैं और कुछ क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं, यानी कि फ्यूज्ड होते हैं, करेक्ट। तो अब मॉडल नहीं है मेरे पास, नहीं तो मैं आपको बहुत अच्छे से दिखाता। देखो हमारा जो शुरू के, जैसे सुना है आपने कभी C1 C2 ऐसा सुना है ना, तो क्यों बोलते हैं वैसा? जो हमारी पहली वर्टिब्रा है जो कभी हम फील नहीं कर सकते, हम C1 को फील नहीं कर सकते। हम जो भी यहाँ पहला, आप यहाँ पे जाओ, सेंटर में अपनी उंगली लगाओ और नीचे आ जाओ, यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा हार्ड बोनी प्रोमिनेंस नजर मिल रहा है, पहला। ये क्या है? ये C2 है, ठीक है, ये C2 है। हमें C1 नहीं फील होता, हमें पहला जो बोन, अगर आप नहीं हो रहा तो हल्का सा गर्दन आगे झुका के यहाँ फील करके देखो, तो ये C2 फील हो रहा है आपको। अच्छा, अब एक मिनट खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अब इस यहां तो ये फील हो गया हमें C2, ये देखिए ये फील हो गया। अब नीचे आ जाओ, एक ये हड्डी देखो सबसे प्रोमिनेंट बाहर नजर आ रही है, ये क्या है? C7। इसके बीच में सारे हैं 3 4 5 6 और फिर ये 7। फिर ये जो, हाँ ये देखो, जो पहला है वो तो यहां मिल गया C2 हमें। उसके बाद जो ये नीचे प्रोमिनेंस नजर भी आएगा आपको यहाँ पे, ये और हाथ में महसूस भी होगा उंगली पे, स्पाइनस प्रोसेस, इसको हम बोलते हैं C7। बाकी C6 जो है वो डीप होगा, मिलेगा आपको पैल्पेट करने पे मिलेगा, बट C2 और C2 बड़े प्रोमिनेंट होते हैं, इनके स्पाइनस प्रोसेस। बैठ जाओ, ये आराम से आप फील कर सकते हो, यानी कि C2 3 4 5 6 7 हो गए। तो उसके बाद आ जाते हैं थोरैसिक स्पाइन पे। थोरैसिक में कितने होते हैं? 12 होते हैं, ठीक है। यानी कि C7 खत्म हुआ, नीचे क्या शुरू हो जाएगा? T1 स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। T1 2 T3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्लियर है? थोरैसिक स्पाइन के साथ क्या चीज जुड़ी होती है? रिब्स जुड़ी होती है। हमारी जो रिब्स आगे आ रही है ना, ये पीछे हमारे स्पाइन पे जुड़ी होती हैं। शोल्डर ब्लेड तो क्लैरिकल हो गया, या पीछे के जो शोल्डर ब्लेड्स होते हैं, ये जो ये ब्लेड्स नजर आ रहे हैं ना, ये ब्लेड जुड़े होते हैं रिब्स के साथ। लेकिन जो हमारी ये रिब्स ऐसे आ रही हैं, ऐसे आ रही हैं, ऐसे आ रही हैं, रिब केज, ये हमारे स्पाइन के वर्टिब्रे पे जुड़ा होता है, ठीक है, पीछे से, और आगे हमारी स्टर्नम से जुड़े होते हैं, ठीक है ना। ये तो क्लियर है? बैठ जाओ, नीचे आ जाओ। थोरैसिक T12 खत्म हो गया, नीचे आ जाओ। L1 L2 3 4 5 6 नहीं होता, फिर S सैक्रम शुरू हो जाता है, S1 2 3 4 5, फिर सरकॉकिक्स यानी कि टेल बोन स्टार्ट हो जाती है, C1 2 3 4 तक होता है, ठीक है। अब सैक्रम और कॉकिक्स एक ट्रायंगुलर बोन है, एक ही सिंगल पीस है, ऐसे ऐसे इस तरीके का एक ट्रायंगुलर बोन है, ऐसे जुड़ा हुआ 5, ठीक है। 1 2 3 4 5। ये देखो, ये जो हरे वाले हैं ये 5 वर्टिब्रे 1 2 3 4 5 है। ये नीले वाला पूरा, ये सैक्रम और ये कॉकिक्स है, ठीक है। थोड़ा क्लियर हुआ था अभी बीच में, बस इतना ठीक है, बस बस आप बिल्कुल ठीक है। ये तो देखो, ये लिखा हुआ है हमारा, ये येलो पोर्शन जो है थोरैसिक है, ये लंबर है, ये सैक्रम है। देखो इतना समझना बहुत जरूरी है, अगर किसी को इतना समझ में आएगा तो फिर आगे के लिए समझना आसान है और आपको आगे प्रैक्टिस करना बहुत आसान है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम जनरल के ऊपर। सैक्रम एक ट्रायंगुलर बोन होता है, जब आप यहाँ पे नीचे टच करेंगे, यहाँ पे आपको जो बैठते हैं ना जिसके ऊपर, जो हमारी टेल बोन होती है वो तो कॉकिक्स है। टेल बोन से ऊपर ट्रायंगुलर शेप का बोन आ रहा है जो हमारा इस तरीके से ऐसे है, ऐसे यहाँ पे जहां मेरा हाथ है एग्जैक्टली इसी शेप में जो ये बोन है, ऐसे और ऐसे, ये सैक्रम होता है, ठीक है। सैक्रम होता है। हमारी स्पाइन में बहुत सारी प्रॉब्लम सैक्रम की वजह से शुरू होती हैं। हम बैठे गलत हैं, झटका लग रहा है स्कूटर पे, बाइक पे, ऑटो रिक्शा में, तो सैक्रम हिल रहा है हमारा, सैक्रम डेविएट हो रहा है, लेफ्ट राइट हो रहा है, आगे पीछे हो रहा है, इधर को रोटेट हो रहा है,
पूरा सैक्रम, फ्यूज बोन है ना, इकट्ठी जुड़ी हुई है, ये तो पूरा ही मूव करेगा ऐसे ऐसे या ऐसे ऐसे या ऐसे ऐसे। बट ये बहुत आगे बहुत एडवांस चीजें होती हैं, ये आप लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट क्या, हाँ मैं यही बता रहा हूँ कि सैक्रम एक बहुत मेजर एरिया है जिसके फॉल्ट्स की वजह से लोअर बैक में पेन आएगा और भी इश्यूज आएंगे। टेल बोन में पेन आएगा, या जो हम बैठे हैं बिल्कुल टेल बोन में, लोग कंप्लेन करते हैं हार्ड सरफेस पे नहीं बैठा जा रहा, तो कॉकेक्स में पेन आएगा। और सैक्रम का बहुत मेजर रोल रहता है, ठीक है। उसकी जैसे आपने कई बार देखा होगा फीमेल का एकदम से बाहर निकला हुआ होता है ऐसे, क्यों? क्योंकि उसका सैक्रम ऐसे जा रहा है, उठ रहा है पीछे को, सैक्रम बोन उठ रही है उसकी। वो क्यों उठ रही है, वो बहुत सारे रीजन है, उतना कॉम्प्लीट नहीं समझ पाएंगे आप लोग, दैट इज बायोमैकेनिक्स का पार्ट आ जाता है। वो कुछ मसल्स टाइट हो गए हैं जिसकी वजह से उन्होंने सैक्रम को पीछे खींच दिया है, ठीक है। कुछ मसल्स लूज हो गए हैं, तो हम करेक्शंस वगैरह हम लोग करते हैं कायरोप्रैक्टिक से या मैनुअल जो भी टेक्निक्स वगैरह लगा के। ये कोई आगे का मसल टाइट है या पीछे का टाइट है, वो आगे की चीज हो गई, ठीक है। अभी आपको इतना क्लियर हो गया सारा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये देखो, ये तो है अगर हम स्पाइन को साइड से देख रहे हैं, ये है अगर हम स्पाइन को बैक साइड से देख रहे हैं, बैक साइड से पीछे से, जिसमें हमारे ध्यान से देखो तो वर्टिब्रेज नजर आ रहे हैं। ये है अगर हम इसको आगे से देख रहे हैं तो, यानी कि एक फ्रंट व्यू है, एक बैक का व्यू और एक साइड का व्यू है। अब आ जाते हैं हम साइड व्यू। खड़े हो जाओ आप, जैकेट उतार दो। अगर हम साइड से किसी को देख रहे हैं ना, तो हमारी स्पाइन में क्या है, कर्व्स है, एस शेप में है, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है, बिकॉज हमारी लाइफस्टाइल की वजह से ना, जैसे हमारे कर्व्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं बाई गॉड जो हमें दिया है, जो हमारे सेकेंडरी कर्व्स होते हैं उसमें मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। ऐसे खड़े होना है साइडवेज, इधर आ जाओ थोड़ा सा, ठीक है। ऐसे खड़े होते हैं ये, ठीक है। यहाँ पे एक कर्व नजर आ रहा है हल्का सा सी शेप, नहीं आ रहा तो प्रॉब्लम है, मतलब लॉस हो रहा है कर्व का। तो ये जो पहला कर्व है इसको हम बोलते हैं लॉर्डोसिस कर्व, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा कर्व ऐसे होता है, ये ऐसे नहीं बाहर की तरफ होगा ना, जो अंदर का गड्ढे वाला कर्व होगा, जिसमें गड्ढा होगा उसको लॉर्डोसिस बोलेंगे। लॉर्डोसिस लिखो, LORDOS, लॉर्डोसिस। ये मैं आपको एक चीज समझाऊंगा, आपको आगे के लिए फायदा रहेगा। दूसरा कर्व होता है काइफोसिस, वैसे ये आएगा भी सही, शायद एक इमेज में आएगा भी सही, काइफोसिस, जो हमारे थोरैसिक स्पाइन में है। फिर आ जाओ लंबर में, फिर से लॉर्डोसिस होता है। आपने देखा है हमारी जो चेयर्स होती हैं, हमारी चेयर्स में ये क्यों ऐसे इधर से आपने देखा कभी कर्व होता है, कर्व होती है, क्यों? ताकि हमारी स्पाइन को सपोर्ट मिले। जो हमारा ये गड्ढा है, ये लॉर्डोसिस कर्व है, वो वहां पे सब उसमें फिक्स हो जाए और हमें सपोर्ट मिले। इन चेयर्स में नहीं है, लेकिन जो प्रॉपर चेयर्स होती हैं, एर्गोनॉमिक चेयर्स होती हैं, उनमें होता है, ठीक है। यहाँ पे जनरली एक कर्व होगा, यहाँ पे ये कर्व होगा, यहाँ पे ये कर्व होगा, ऐसा ऐसा कर्व होगा, ठीक है। यहाँ पे कैसा होगा, ऐसा कर्व होगा, ऐसा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कर्व होगा, यहाँ पे फिर से ऐसा कर्व होगा, अंदर अंदर गड्ढा, ये गड्ढा है ना, दिख रहा है, अंदर की तरफ है ये देखो, ये अंदर की तरफ है। इतना ही होता है, बहुत ज्यादा होगा तो वो हाइपर लॉर्डोसिस हो जाएगा, ठीक है। हाइपर लॉर्डोसिस एक प्रॉब्लम है, जैसे फीमेल्स जिनके बहुत हिप्स ऊपर की तरफ है और एकदम कमर ऐसे है, तो हाइपर, अभी एक इमेज दिखाऊंगा आपको, ठीक है। ये समझ में आया, ये कर्व समझ में आ गए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, काइफोसिस, यहाँ पे क्या है, बैठ जाओ। अब आ जाओ प्रॉब्लम के ऊपर। ये कर्व्स क्या है, ये नॉर्मल कर्व्स हैं, लेकिन अगर ये कर्व लॉस हो गए, यानी कि स्पाइन सीधी हो गई, तो प्रॉब्लम है। तो क्या हुआ, लॉस ऑफ कर्व हो गया, यानी कि इसको बोलेंगे स्ट्रेटनिंग ऑफ स्पाइन, ठीक है। ये एक प्रॉब्लम है। वो क्यों हुई, क्योंकि मसल्स वीक हैं उसके, या फिर उसका पोस्चर ठीक नहीं है, या फिर वो बहुत ज्यादा ऐसे करके कंप्यूटर या फोन यूज कर रहा है, तो इसलिए उसका लॉस ऑफ कर्व होना शुरू हो गया। आजकल स्ट्रेटनिंग मिलेगी यहाँ बहुत सारे लोगों को, आपको, या बहुत सारे लोगों को ऐसे मिलेगा क्योंकि वो फोन और लैपटॉप बहुत यूज कर रहे हैं हम लोग आजकल। तो ये समझ में आ गया, चलिए आगे चलते हैं। अब हाँ जी, बोलो बोलो। हाँ जी, जब आप ज्यादा फोन ऐसे करके यूज करोगे ना, बहुत ज्यादा नीचे झुक के, या बहुत ज्यादा राइटिंग वर्क करोगे, तो यहाँ पे बहुत लोडिंग आनी शुरू हो जाती है, लोड आना शुरू हो जाएगा। वो लोड आने की वजह से हमारे ब्रेन क्या करता है,
यहाँ पे ना एक फैट का पैड बनाना शुरू कर देता है, जिसमें स्वेलिंग भी आ जाती है। यहाँ पे ना एक मोटा, लेडीज में आप देखो मोटा सा मिलेगा यहाँ पे, तो वो एक हम बोलते हैं, जिसको हम गर्ड नेक भी बोलते हैं। वो एक ब्रेन, ये नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मल है ये तो, जब हम बन गया तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना, क्योंकि ऐसे हो गई गर्दन, यहाँ हम बन गया, स्वेलिंग हो गई, पेन भी होगा थोड़े टाइम के बाद, प्रेशर बढ़ रहा है। तो उस केस में हमने पेशेंट को, प्रॉब्लम को उसको बोलना है, उसको चिंटक सिखाने, हमने उसको चिंटक सिखाओ, ऐसे चिंटक सिखाओ ताकि गर्दन जो आगे आ रही है वो पीछे जाए। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, आगे आ जाते हैं। अब देखो आज हम जो ये कर रहे हैं ये सब हम करने वाले हैं, ये क्लियर है? ठीक है, क्योंकि आप योगा है, योगा इंस्ट्रक्टर्स हैं, योगा प्रैक्टिशनर्स हैं, तो आपको स्पाइन का नॉलेज होना जरूरी है। और क्योंकि स्पाइन की हेल्थ बहुत एक मेजर फैक्टर है हमारी लाइफ में। मैं खुद योगा प्रैक्टिस करता हूं तो मुझे मालूम है कि कितना इंपॉर्टेंट होता है। हर आसन के अंदर स्पाइन का रोल है, कोई ऐसा आसन नहीं है जिसमें स्पाइन का, चाहे वो, इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ सूर्य नमस्कार में ही स्पाइन हम आगे बेंड करते हैं, पीछे करते हैं, चाहे वो एक, मैं तो कहता हूं प्राणायाम भी अगर हम बैठ के कर रहे हैं ना, तो उसमें भी स्पाइन को हमें कितना सीधा रखना है, किस उसमें रखना है, वो भी एक उतना ही इंपॉर्टेंट रोल आता है। अगर वो सीधा नहीं रख पा रहा, झुक के बैठ रहा है, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, एक्टिवेशन नहीं है स्पाइन में। ठीक है, तो अभी हमने ये डिस्कस किया कि हमारी स्पाइन की हेल्थ क्यों जरूरी है, क्योंकि ये एक हमारी बॉडी का सपोर्ट सिस्टम है। हमारे पोस्चर को मेंटेन करने के लिए स्पाइन का हेल्दी होना, नॉर्मल होना एक हमारे वेलबींग के लिए बहुत जरूरी है। नहीं होगा तो कहीं ना कहीं पेन आ जाएगा। अगर हमारी स्पाइन नॉर्मल नहीं होगी तो पेन आ जाएगा। और पुअर पोस्चर से क्या होगा, डिफॉर्मिटी हो सकती है, जैसे कि काइफोसिस बढ़ जाना, लॉर्डोसिस बढ़ जाना, या स्कोलियोसिस हो जाना। स्कोलियोसिस क्या होगा, अगर किसी का ऐसा हो गया, यानी कि लेटरल कर्वेचर, लेटरल स्पाइन सामने से देख रहे थे तो सीधी थी ना, आपने यहां देखा स्पाइन सामने से देखे तो सीधी है ना, लेकिन अगर ये मान लीजिए यूं हो जाए, ऐसे सामने से देखने पे ऐसे हो जाए, तो क्या है, स्कोलियोसिस। लिख लो इसको, स्कोलियोसिस। ये बहुत ज्यादा हो रहा है आजकल स्कोलियोसिस, तो ये एक प्रॉब्लम है स्कोलियोसिस। ठीक है, अब योगा में हम स्पाइन को क्यों इतना एम्फेसाइज करते हैं, क्योंकि स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी और उसका प्रॉपर पोस्चर का होना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बहुत क्रूशियल मैटर है। तो इसलिए योगा में हमें स्पाइन का खास ध्यान रखना है। एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये आती है, अगर आप योगा करा रहे हैं किसी को, प्लस आपको सामने वाला ये कहता है कि उसको बैक में या गर्दन में पेन है, ये क्वेश्चन आप पूछने वाले हो मुझसे, तो आपको उस चीज को ऐसा नहीं कि उसको नहीं कराना, क्योंकि आपके पास तो प्रॉब्लम लेके ही आ रहा है, बट यू हैव टू लिटिल टेक केयर कि कौन से योगा पोज से उसका पेन बढ़ रहा है, कौन से योगा, तो हमें क्या थोड़ा स्लो जाना है उस केस में। अगर आप उस केस में फास्ट चले गए तो वो 2-4 सेशन के बाद नहीं आएगा। मैं रिसर्च बता रहा हूं, ये आपको रिसर्च बता रहा हूं, योगा की रिसर्च बता रहा हूं मैं आपको। 4 डेज के बाद वो नहीं आएगा, उसका पेन एग्रावेट हो जाएगा। तो हम जनरली योगा हेल्दी क्लाइंट्स के लिए बहुत अच्छा है, जिसको पेन है उसके लिए थोड़ा स्लो जाना है, और फिर उसको धीरे धीरे प्रोग्रेस करा के अपने जो नॉर्मल क्लाइंट्स पे आप सब कुछ करवाते हैं ना, आप सब कुछ कराते हो, भुजंग आसन भी कराते हो, और वो डाउन माउंटेन पोज कराते हैं, डाउनवर्ड डॉग हो गया जिसको हम बोलते हैं। मरकट आसन तो बहुत बेसिक है, वो तो आप किसी को भी करा सकते हो, पेन वाले को भी करा सकते हैं, जैसे चक्र आसन है, या ये सब एक हर किसी को आप करा लेते हो जो नॉर्मल हेल्दी लोग हैं। लेकिन बैक पेन वाले को नहीं कराना है, वो तब कराओगे जब वो ठीक हो गया बिल्कुल। ठीक है ना, ये कहना चाह रहा हूं मैं, यही समझाना चाह रहा हूं आपको, कि अगर आप उस लेवल पे उसको सोचोगे कि हम इसको 1 महीने में चक्रासन करा दें, तो नहीं, इट्स नॉट अ गुड आइडिया। वो पक्का उसको प्रॉब्लम हो जाएगी, और ज्यादा पेन हो सकता है, डिस्क बाहर आ सकती है, कोई और इश्यू हो सकता है। ठीक है, हमने ये पढ़ लिया सारा। अभी सर्वाइकल स्पाइन में 7 होते हैं, थोरैसिक में 12, फिर 5, फिर 4, सैक्रम फ्यूजन, एक फ्यूज बोन है, इसमें भी 5 होते हैं, 5। ठीक है, समझ आ गया। कॉकिक्स में 4, सैक्रम में 5, लंबर में 5, थोरैसिक में 12 और सर्वाइकल में 7। ठीक है, ये ध्यान रखना, बहुत आपको हमेशा काम आएगी ये चीज। तो अब इसमें एक चीज और है, गर्दन में, गर्दन को नेक रीजन बोलते हैं, अपर बैक
अगर हम बोलेंगे तो उसमें हम अपर बैक का मतलब हमारी मिडिल बैक से है, ठीक है, यहाँ पे, और लोअर बैक का मतलब लंबर स्पाइन कहते हैं ना, लोअर बैक पेन, LBL, LBA मतलब लोअर बैक एक, मतलब लंबर स्पाइन वाला पेन, ठीक है, लंबर लोअर, लंबर से लोअर, मिडिल बैक या अपर बैक यानी कि थोरैसिक में प्रॉब्लम है। अच्छा, अब आते हैं ज्यादातर प्रॉब्लम कहां होती है, ज्यादातर प्रॉब्लम होती है गर्दन में लोगों को या फिर लोअर बैक में। क्यों क्यों है? एक जना बोलेगा फिर समझ में आएगा, ज्यादा यूज होने की वजह से। और भी कोई बता सकता है? पॉस्चर भी, एक आंसर अभी भी नहीं आया जो मेन है। हाँ, ठीक है, चलो बात यही दोनों तरफ से सही है कि यूज में ये ज्यादा आ रहे हैं या फिर मूवमेंट्स यहीं पे ज्यादा है, क्योंकि थोरैसिक स्पाइन में मैंने क्या बताया था, क्या आ जाता है? नहीं, रिब केज, रिब केज आ जाता है। तो रिब केज की वजह से थोरैसिक स्पाइन की मोबिलिटी कंपैरेटिवली गर्दन की स्पाइन से और लोअर बैक से कम होती है, ठीक है। तो इसीलिए जहां ज्यादा मूवमेंट होगा प्रॉब्लम भी वहीं आने का चांस है, ठीक है। अब समझ में आ गई ये चीज? तो ये है कि यूज ज्यादा हो रहा है, ऐसे भी कह सकते हो आप इसको, या फिर मूवमेंट वहां ज्यादा है इसलिए प्रॉब्लम ज्यादा है, ठीक है। ये हमने कर लिया कि हमारी स्पाइन को सपोर्ट देता है, पूरी बॉडी को सपोर्ट देता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है स्पाइनल कॉर्ड, समझते हैं आप लोग? हमारी स्पाइन जो है एक बोन स्ट्रक्चर का पूरा एक यूनिट है, ठीक है। इस यूनिट के अंदर एक ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ट्रैवल करता है जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। मैं ये मूवमेंट कर रहा हूं तो ये कहां से हो रही है? ये मूवमेंट ब्रेन से हो रही है। चैनल क्या है लेकिन? स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड ही चैनल है। मैं वॉक कर रहा हूं, मैं अपने पैर को फ्लेक्स कर रहा हूं, या मैं कोई भी एक ऐसी मूवमेंट कर रहा हूं तो उसका चैनल स्पाइनल कॉर्ड है। तो उसको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? स्पाइन प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है। तो स्पाइन एक बहुत बड़ा मेजर रोल इसलिए भी आता है क्योंकि वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड जो कि हमारे ब्रेन का एक पार्ट है उसको प्रोटेक्ट करती है। तो इसलिए भी उसका हेल्दी होना बहुत जरूरी है। स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो गई तो क्या डैमेज हो जाएगा? स्पाइन डैमेज होगी तो स्पाइनल कॉर्ड भी डैमेज हो सकती है। उससे फिर जैसे कि मैंने बताया कि पैरालिसिस भी हो सकता है, नमनेस भी आ सकती है, टिंगलिंग भी हो सकती है, और मेजर इश्यूज भी हो सकते हैं, कुछ भी पेन भी हो सकता है, ठीक है। स्पाइन और क्या करती है? मूवमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी करती है, शॉक अब्जॉर्बर्स जो हमारे मैंने डिस्क की बताई थी आपको वो करती है, ठीक है। कर्व्स हमने अभी डिस्कस कर लिए। लॉर्डोसिस देख लिया आपने, थोरैसिक में काइफोसिस, लंबर में फिर से लॉर्डोसिस देख लिया आपने, ठीक है। और अगर इन कर्व्स में प्रॉब्लम आएगा तो मिसअलाइनमेंट आएगा तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई इश्यू है, कोई ना कोई चैलेंज है उसको, ठीक है। पेन भी हो सकता है, प्रॉब्लम भी हो सकती है, और कोई और इश्यू भी हो सकता है। अब आ जाते हैं कॉमन पोस्चर इश्यूज। हमने जैसे मैंने बताया आजकल क्या लैपटॉप फोन बहुत यूज होता है, उसकी वजह से ना बहुत सारे लोगों में फॉरवर्ड हेड पोस्चर होने का प्रॉब्लम रहता है, यानी कि गर्दन ऐसे हो गई, आगे की तरफ हो गई। तो उसमें हम सबसे बेस्ट है, हम चिंटक्स के लिए उनको प्रमोट करते हैं कि आप चिंटक्स करो। उसके अलावा चिंटक्स के अलावा और क्या करेंगे? जो हमारे अपर बैक मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथन करेंगे। थोरैसिक स्पाइन यानी कि ये वाले मसल जो यहां से यहां तक के हैं, क्या कैसे? जैसे हम ये वाले मूवमेंट्स करते हैं ना, ये करते हैं, ये करते हैं, या ये हम ये करते हैं, ये मूवमेंट्स करेंगे ताकि गर्दन को वो पीछे पुल करे। तो फॉरवर्ड हेड पोस्चर कॉमन है। देन राउंडेड शोल्डर्स, ये एक पुअर पोस्चर है, आपने देखा होगा लोगों ऐसे झुक जाते हैं, बच्चों के झुक जाते हैं आजकल ऐसे, ठीक है। ये एक पुअर पोस्चर है। फीमेल्स में लॉर्डोसिस कर्व बहुत बढ़ जाता है, जो बहुत हील्स पहनती हैं लेडीज उनको भी, और जो या फिर जो बहुत ओवरवेट है, बहुत फैट है जिनके, बेली की वजह से ऐसे हो जाती हैं और फिर यहां से कर्व बढ़ जाता है। प्रेगनेंसी में जनरली ऐसा हो जाता है, ये कर्व बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, पोस्चरल प्रॉब्लम है। काइफोसिस ज्यादा हो जाए अगर नॉर्मल से, जो नॉर्मल काइफोसिस कर्व है वो ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा यूं झुक जाए कोई तो वो काइफोसिस, काइफोटिक स्पाइन में आ जाएगा, ठीक है। स्कोलियोसिस मैंने बताया, अगर एक साइड पे टेढ़ापन आ जाए ऐसे या ऐसे, ज्यादा दो साइड से भी टेढ़ापन हो सकता है, मतलब
जैसे हमने स्पाइन सीधी देखी थी, एस शेप में भी हो सकती है वो, मतलब दो स्कोलियोसिस होगा एक ही स्पाइन में, जिसको हम लीवोस्कोलियोसिस बोलते हैं फिर। ठीक है, अब ये देखो, ये एक पॉस्चर है खराब है, जिसको हम बोलते हैं स्वे बैक पॉस्चर। बहुत से लोग क्या ऐसे खड़े होते हैं, ठीक है, ये स्वे बैक पॉस्चर है, तो ये गलत पॉस्चर है। अगर ये कोई ऐसे खड़ा है, मतलब उसके कुछ मसल्स हैं जो वीक है। ठीक है, जो अगर कोई ऐसे खड़ा है तो आपने उसको गाइड करना है कि आपको न्यूट्रल पॉस्चर अडेप्ट करना है। इसमें क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखो, खड़े हो ना प्लीज, इधर आओ, यहां पे खड़े हो। देखो ये हमारा पेल्विस है, ये पेल्विस समझ रहे हो आप, ये वाले पूरे पोर्शन को पेल्विस समझ रहे हैं हम लोग। आप इधर की तरफ फेस करो ताकि उसी से रिलेट करेंगे सब लोग। ये हाथ शोल्डर पे ऐसे रख लो क्रॉस करके, ठीक है। अब देखो क्या होता है, मैंने आपको बताया लॉर्डोसिस का जब बढ़ जाता है, यहाँ पे गड्ढा बढ़ जाता है ना, तो ये पेल्विस ऐसे नहीं, यहाँ पे आगे से मत झुकना, ये पेल्विस ऐसे हो जाएगा, मतलब ऐसे हो जाएगा। तो देखो ये, इसको हम बोलेंगे एंटीरियर पेल्विक टिल्ट। एंटीरियर का मतलब समझते हो, एंटीरियर का मतलब आगे, मतलब अगर पेल्विस हमारा आगे को ऐसे टिल्ट हो गया आगे की तरफ, तो हमारा यहाँ पे गड्ढा बढ़ जाएगा। तो हमारा ये हमारा, इसमें हमारा पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट हो रही है, यूं ऐसे, यूं हो गया, और ये ऐसे पीछे को स्वे कर गया, ऐसे ये चीज पीछे को चली गई, ऐसे ऐसे को हो गई, अगर ऐसे को हो गई तो लॉर्डोसिस बढ़ जाएगा, ऐसे को हो गई तो स्वे बैक हो जाएगा, स्वे बैक, ठीक है, ऐसे को हो जाएगा। तो हमें उसको क्या बोलना है कि आपको अपने जो इस चीज को करेक्शन में लाना है, मतलब अगर ये यूं जा रहा है तो इसको न्यूट्रल करो, ये ऐसे जा रहा है तो इसको न्यूट्रल करो, मतलब ये चीज आपको न्यूट्रल लानी है। समझ में आ जाएगा थोड़ा थोड़ा। देखो क्लाइंट को ठीक करना, देखो ये इतना हमें नहीं जाना, आपने सिर्फ उसको फीडबैक देना है कि आपका ये प्रॉब्लम है और आप इसको खुद से न्यूट्रल करने की कोशिश करो। मतलब आप ऐसे खड़े हो, पोस्चर ठीक करने की कोशिश करो, आप इसको ऐसे करने की कोशिश करो, बस। उसको इसको बोलते हैं फीडबैक देना कि आपका ये प्रॉब्लम है तो आपको ऐसे रखना है, कॉन्शियस होना है, बस अवेयरनेस करनी है आपने। ठीक है, बैठ जाओ आप। जैसे कि मैंने बताया, इसमें क्या हो गया, जो पेल्विस था देखो आगे की तरफ टिल्ट हो गया, यहाँ पे गड्ढा डेवलप बन गया, ये गड्ढे की बात कर रहा हूं मैं, इसको हम बोलेंगे लॉर्डोसिस बढ़ जाना। ठीक है, हाइपरलॉर्डोसिस बढ़ जाना। ठीक है, ये नॉर्मल से अगर ज्यादा यहाँ पे कर्व आ जाए, झुक रहा है कोई ऐसे, तो क्या होगा, काइफोसिस होगा। तो हम उसको बोलेंगे भैया ऐसे नहीं, सीधा रहो, सीधा रहने की कोशिश करो। ये तो बोल सकते हैं ना, ये तो बोल सकते हो। और जनरल सी बात है, अगर ये पोस्चर मिल रहा है तो क्या करेंगे हम लोग, उसको भुजंग आसन बोलेंगे करने के लिए, है ना। तो वो करेगा तो ये इसका काउंटर हो जाएगा, समझ गया, उसका काउंटर हो जाएगा, वो एक्सटेंशन ला रहा है यहाँ पे thoracic स्पाइन में। तो अगर आपको कोई ऐसे मिल रहा है, कोई बच्चा या कोई अडल्ट, तो उसको आप भुजंग आसन के लिए, चाहे स्टार्टिंग में हाफ कोबरा, मतलब एल्बोस पे करोगे, फिर धीरे धीरे फुल भुजंग आसन पे यानी कि फुल कोबरा पे लेके आओगे। क्लियर है। ये क्या गर्दन आगे है, आप ध्यान से देख रहे हो, इसमें गर्दन आगे होने से लॉर्डोसिस कर्व चला जाएगा गर्दन का। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि गर्दन को चिन टक करिए, गर्दन ऐसे जा रही है आप पीछे लेके आओ, चिन टक प्रैक्टिस कराओगे आप। ये तो सब आजकल स्कूल में भी बताते हैं, ये चीज नॉर्मल है ये। हाँ बोलो, हाँ प्लीज। तो वो हमेशा खड़े जब होते थे, नहीं होते थे, ऐसे खड़े होते। कैसे, नहीं समझ रहा। ऐसे खड़ा होना है तो वो ऐसे। अच्छा, मतलब आप ऐसे ऐसे खड़े हो रहे हैं, मतलब ऐसे बैठे, मतलब एक शोल्डर। ठीक है, तो उनका बोल के काफी ठीक हो गया। लेकिन अभी वो बोलते हैं कि मुझे चलने का कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि मैं चलते चलते टेढ़ी हो जाती, ऐसे चलने लगती, मतलब टेढ़ा चलने शुरू हो जाती है, तो बैलेंस उनका बिगड़ता है। देखो मेन तो वही है, आप उनकी कॉन्शियस और अवेयरनेस उनको सबसे पहले दोगे,
सबसे पहले तो आप उनको बोलो कि मिरर के आगे चलना है आपको, ठीक है, शीशे के आगे फीडबैक लेना है आपने शीशे से कि आप सीधा, फिर आप उनके ना स्टेप्स बना दो कि आप बोलो कि आपको इन्हीं स्टेप्स पे चलना है, क्योंकि आप एक लाइन बना दो, ठीक है, वो कर सकते हो आप, उन्हें खुद कॉन्शियसली उनको बताते हो नहीं आपको प्रॉपर स्टेपिंग करनी है। लेकिन अगर उसके बाद भी नहीं ठीक हो रहा तो फिर एक प्रोफेशनल गाइडेंस की जरूरत है उनको, क्योंकि उसमें फिर कुछ शायद ट्रेनिंग्स का पार्ट आ जाएगा। हो सकता है कि उनके कुछ मसल्स हैं जो उस चीज को बार बार आगे कर रहे हैं, तो शायद उस पर वर्क करके उसको पीछे लाना, फिर हम लोगों का काम आ जाता है, फिर वो एक और प्रोफेशनल गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होती है। फिर मे बी न्यूरो का भी कोई इश्यू हो सकता है, मतलब ब्रेन से भी कोई इश्यू हो सकता है, तो वही कह रहा हूँ एक प्रोफेशनल गाइडेंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी कि एग्जैक्टली क्यों हो रहा है ऐसा, ठीक है। जनरली तो ऐसा नहीं होगा, हो सकता है कोई न्यूरोलॉजिकल इश्यू है, वो एक पार्ट को इग्नोर कर रहे हैं। हाँ प्लीज, है हैबिट, हैबिट अडेप्ट हो गई है, हो सकता है मे बी अडेप्ट हो गई है इस चीज को, लेकिन मेन चीज है कि वो अडेप्ट क्यों हुई है, मैं यही बात बोलना चाहता हूँ। यही तो है, हमें ऐसे में एक प्रोफेशनल गाइडेंस चाहिए कि अगर बॉडी ऐसे गलत चीज को अडेप्ट कर रही है, मतलब समथिंग इज रॉन्ग, कोई मसल वीकनेस है, कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हो सकता है, कोई और इश्यू भी हो सकता है, ठीक है। ये एक न्यूट्रल पोस्चर है, आप रिलेट कर रहे हैं इसको, कितना न्यूट्रल लग रहा है ये, देखो ईयर का लेवल कितना अच्छा है इसमें, और आप इसमें शोल्डर्स का लेवल देखो कितना अच्छा है, और बॉडी एकदम, आप पेल्विस पे ध्यान दो, बिल्कुल न्यूट्रल पेल्विस है, मतलब ना तो ये पेल्विस यहां से ऐसे जा रहा है और ना ऐसे जा रहा है, ठीक है। अगर ये पेल्विस ऐसे जाएगा तो कौन सी टिल्ट है, आगे की टिल्ट है, सिर्फ आगे की टिल्ट है, इंटीरियर छोड़ दो। ये ऐसे जा रहा है तो कौन सी टिल्ट है, पीछे की टिल्ट, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, आगे की टिल्ट है तो आप उसे क्या बोलोगे, पीछे की टिल्ट करो, पीछे की टिल्ट है तो क्या बोलोगे, आगे की टिल्ट करो। बस समझ में आया, आपका सवाल है ये जो आपने बोला था। हाँ, नेक का ऑस्टियोपोरोसिस, अच्छा कुछ और बोलो, आप शायद कुछ और बोलना चाह रहे हो। ऑस्टियो, क्योंकि ना बहुत सारी चीजें हैं, मतलब ऑस्टियो आर्थराइटिस है, बढ़ जाती है, ऑस्टियोफाइट्स, और जिसमें नेक पेन भी बढ़ जाती है। चलो ये तो इसको भी डिस्कस करते हैं, ठीक है, हाँ इसको कर लेते हैं अभी, बट ये समझ में आ रहा है, न्यूट्रल पोस्चर समझ में आ रहा है, ठीक है। अब ये तो देखिए मेन रीजंस हैं, आजकल हमारा लैपटॉप का यूज है, फोन का यूज है, ये मेन रीजंस हैं। मसल्स का वीक होना बहुत बड़ा कारण है, हमारा पोस्चर, मैंने बताया कि स्पाइन अगर स्ट्रेट हो गई है तो एक कारण है उसके मसल्स वीक होना, ठीक है। बहुत ज्यादा आप बैठे रहोगे तो भी डिजेनरेशन आएगा और पोस्चर खराब होगा, उस न्यूट्रल पोस्चर से खराब होगा। बहुत ज्यादा देर खड़े रहते हैं तो भी प्रॉब्लम है, पोस्चर उसमें भी ऑल्टर होगा कहीं ना कहीं। आपकी बॉडी की कोई एक्सरसाइज करता ही नहीं है, अगर फ्लेक्सिबिलिटी है ही नहीं तो भी वो स्टिफ स्पाइन में जाएगा, या तो वो ऐसा झुक जाएगा, या वो बिल्कुल एकदम ही इरेक्ट हो जाएगा, तो वो भी एक एबनॉर्मल और पुअर पोस्चर का एक कारण है, ठीक है। अब पुअर पोस्चर से ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, ऑफ कोर्स स्टिफनेस होगी, बैक पेन होगा, फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी, मोबिलिटी कम होगी। पोस्चर खराब का मतलब है प्रॉब्लम, ठीक है। तो आपने हमेशा, हम पोस्चर ठीक करने के लिए ही योगा एडवाइस कर रहे हैं, ठीक है। क्यों, योगा से क्या होगा, उसकी देखो योगा से ना ऑटोमेटिकली भी पोस्चर ठीक होगा। जब हम स्टार्ट करते हैं, एक बेसिक योगा स्टार्ट करते हैं, जैसे हम कोई नया क्लाइंट को आप स्टार्ट कराते हो, तो आप नए क्लाइंट को एक बेसिक पहले प्राणायाम से शुरू करा, और कुछ बेसिक मूवमेंट से, रोटेशन से स्टार्ट कराया, बेसिक स्ट्रेचेस से स्टार्ट करते हैं ना, तो आप बेसिक स्टार्टिंग में क्या, आप सिंपल उसकी मोबिलिटी पे काम कर रहे हो, आप उसको साइड स्ट्रेचेस करा रहे हो, थोड़ा थोड़ा फ्रंट बेंड्स करा रहे हो, बैक बेंड करा रहे हो, तो उसके कुछ जो कर्व्स थे वो ऑटोमेटिकली न्यूट्रल होने शुरू हो जाएंगे, पोस्चर अपने आप भी ऑटोमेटिकली इंप्रूव होना, स्टिफनेस अपने आप कम होनी शुरू हो जाएगी। तो योगा से हम यही सब कर रहे हैं, ठीक है, बट हमें पता ही नहीं है कि हम योगा क्यों करा रहे हैं। हमारा पर्पस यही है कि उसके पोस्चर पे काम करना है, ठीक है। तो योगा करेंगे, उसकी ब्रीदिंग भी इंप्रूव हो रही है योगा से, उसका पोस्चर भी ठीक हो रहा है, और जो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी ठीक हो रही है, पेन भी कम हो रहा है,
और इनफैक्ट हम ही बहुत, मैंने बताया, हम ही सब बहुत लोगों को ठीक होने के बाद बोलते हैं योगा करो, और लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते हैं। ठीक है, वो एक अलग चैलेंज है। मैं तो कह रहा हूँ फॉरेन कंट्रीज में इतना लोग योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं जिसका कोई अंदाजा नहीं है। डेली बेसिस पे वहां पे प्रैक्टिस होता है, योगा क्लासेस होती हैं ऑनलाइन ऑफलाइन और हर तरीके से, कंपैरेटिवली तो यहाँ पे मतलब फिर भी बहुत ज्यादा वहां पे स्कोप आ रहा है। अब तो खैर यहाँ पे भी बहुत हो रहा है, यहाँ पे भी काफी ज्यादा लोग अवेयर हो गए हैं योगा को लेके, मतलब बहुत इंटरेस्ट डेवलप हो गया है और बहुत ज्यादा लोग करना शुरू हो गए हैं जब से हमारा योगा डे सेलिब्रेट होना शुरू हुआ है और लोगों को योगा की एक वैल्यू समझ में आनी शुरू हुई है। तो इट्स रियली रियली वेरी नाइस। हाँ प्लीज। ठीक है, देखो प्रॉब्लम क्या है पहले तो ये समझना है कि प्रॉब्लम क्या है। T4 नहीं, क्या प्रॉब्लम है? देखो ऐसे नहीं है कि प्रॉब्लम है, स्पाइन के अंदर ना 100 तरीके की प्रॉब्लम हो सकती हैं, 100 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम हो सकती हैं। डीजेनरेशन हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, कोई डिस्क इश्यू हो सकता है, मोबिलिटी इश्यू हो सकता है, स्टिफनेस हो सकती है, फैसेट जॉइंट में प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब देयर आर एन नंबर, स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है, मतलब बहुत सारी। तो प्रॉब्लम क्या है उस पे पहले वो एक डीपर। ठीक है, ठीक है, एक बार हो गए तो 10-12 साल तो ऑपरेशन हो रहा था, तो उन्होंने ऑपरेट नहीं कराना, जस्ट एक्सरसाइज ठीक करना है। तो वो तो फिजियोथेरेपी चलती है, लेकिन अपने से उनको क्या एक्सरसाइज पोस्चर वही ना। देखिए देखो अब उसमें क्या है ना, देखो मैं आपको ना यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। हम लोग गलती क्या करते हैं, हमारे पास एज ए फिजियोथेरेपिस्ट, एज ए डॉक्टर ऐसे पेशेंट नहीं आते कि खाली उन्होंने ऑफिस में काम किया या उन्होंने सामान उठा लिया, डेड लिफ्ट कर ली जिम में और उन्हें पेन हो गया और मेरे पास आ गए। बट कई बारी उन्होंने गलत योगा कर लिया, इसलिए भी आते हैं। ठीक है, मैं आपको इसलिए ये बात यहाँ पे कर रहा हूं। तो हमें, आपने मुझसे पूछा कि सर मेरे फादर को प्रॉब्लम है तो मैं क्या एक्सरसाइज कराऊं। देखो हम लोग क्या सोचते हैं कि स्पाइन की प्रॉब्लम है तो हर प्रॉब्लम में भुजंगासन कराना है, ऐसा नहीं होगा। या हर प्रॉब्लम में कोबरा पोज कराना है, या फिर मेरा मतलब ये है कि हर प्रॉब्लम में आगे झुकने की एक्सरसाइज होनी है या पीछे झुकने की एक्सरसाइज होनी है, ये देखना पड़ेगा। हर प्रॉब्लम एक अलग प्रॉब्लम है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें हम सिर्फ आगे की एक्सरसाइज बताते हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें हम पीछे की एक्सरसाइज बताते हैं। तो प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग वो अंडरस्टैंड करना, पहले प्रॉब्लम की जड़ तक जाना पड़ेगा। क्या पोस्चर में क्या प्रॉब्लम है, क्या होता है? देखो मैंने अभी आपको बताया ना, थोरैसिक में मैंने क्या बताया था, मैंने थोरैसिक में क्या प्रॉब्लम आती है। हाँ 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 हाँ, ठीक है, ठीक है। तो थोड़ा देखो, अगर हम किसी को मेजर प्रॉब्लम नहीं है, समझ रहे हो, और आप उसको बेसिक एक्सरसाइज करा सकते हो, तो हम थोरैसिक में क्या कराएंगे, थोरैसिक मोबिलिटी एक्सरसाइज कराएंगे। थ्रेड एंड नीडल पता है? पता है ना थ्रेड एंड नीडल? नहीं पता तो बताओ अभी। नहीं पता, इसको भी नहीं पता तो बताओ भाई, कौन बता रहा है? आओ। काउ पोज में आके हाथ ऐसे लेके जाते हैं और फिर ऐसे लेके जाते हैं। ठीक है, टेबल टॉप पोजीशन मालूम है? टेबल टॉप पोजीशन में आ गए, हाथ अंदर ऐसे ले गए और फिर ऐसे करा, पहले एक साइड से, फिर दूसरा हाथ रखा, ये करा, ऐसे ऊपर ले गए। ठीक है, ये थ्रेड एंड नीडल। तो ये क्या हो गई, थोरैसिक स्पाइन की मोबिलिटी एक्सरसाइज है ये। ठीक है, हम खड़े होके ये बोलते हैं, ये क्या है, थोरैसिक स्पाइन के लिए मोबिलिटी एक्सरसाइज है। तो अगर किसी को थोरैसिक स्पाइन में बेसिक स्टिफनेस है और उसको कोई ऐसा मेजर चैलेंज नहीं है या कोई मेजर डिजीज नहीं है, तो आप ये मोबिलिटी एक्सरसाइजेस से स्टार्ट कर सकते हो सकता है उसका पेन यहाँ पे कम हो जाए इनसे, लेकिन नहीं हो रहा तो और इन्वेस्टिगेशन है, डीपर जाना है, फिर अगेन आपको एक गाइडेंस, प्रोफेशनल गाइडेंस की जरूरत है ना। तो हमें भी एक लेवल तक ही पेनिट्रेट करना है, बहुत डीपर। अगर किसी को डेडलिफ्ट है, पेन बहुत ज्यादा है, नमनेस हो रही है,
आपको ज्यादा नहीं घुसना उसमें उसमें आपको उसको बोलो कि हम कई बार हमारे पास पेशेंट है, हम ही बोलते हैं नहीं नहीं आप पहले ऑर्थोपेडिक कंसल्टेशन करके आओ, न्यूरो कंसल्टेशन करके आओ, फिर एमआरआई कराओ पहले, फिर हम देखेंगे। मेरे पास एक पेशेंट का 4 दिन पहले कॉल आया कि किसी के रेफरेंस से थे, तो उनको स्पाइन में ट्यूमर है। उन्होंने बोला जी डॉक्टर हमने जी इनकी फिजियोथेरेपी करानी है क्योंकि इनको ट्यूमर है, और कार्स कुछ ऐसा नाम वर्ड बताया था कौन सा ट्यूमर है, इको सार्कोमा समथिंग लाइक दैट, और हम लोग मेडिसिन के बिना मतलब एक्सरसाइज और उससे ठीक कर फिजियोथेरेपी से ठीक कराना चाहते हैं। मैंने कहा सर मैं नहीं कराऊंगा, पहले आप डॉक्टर से लिखवा के ले आओ कि आप करवा सकते हो, तब मैं कर दूंगा। क्यों मैंने ऐसा बोला? क्योंकि पेशेंट को रिस्क है, प्रॉब्लम बढ़ भी सकती है, कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन भी आ सकती है, ट्यूमर फैल भी सकता है, तो हमें अपने पैर या अपने हाथ खराब नहीं करने हैं। वी डोंट वांट टू डू दैट। हम पहले उसकी प्रोफेशनल एडवाइस लेंगे, प्रोफेशनल गाइडेंस लेंगे, फिर हम जाएंगे उसमें, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट है। और क्या पूछा था किसी ने, कोई सवाल था किसी का? हाँ हिप बोन, एक्सीडेंट हुआ था, हाँ उसके बाद से अब शरीर में अचानक झटका लगता है तो पेन करते हो, तो वो तो फिर अब उनका अभी प्रॉपरली हील अप नहीं हुआ है, आर्थराइटिस है उनको, अगेन वही है कि उसमें तो डीपरली हमें जाना पड़ेगा कि क्या है। बेसिक एक्सरसाइजेस आप ऐसे पेशेंट को करा सकते हो, जैसे हिप की मोबिलिटी है, हिप मूवमेंट्स हो गए, ठीक है ना, सिंपल हिप की फ्लेक्शन एक्सटेंशन करा सकते हो आप, सिंपल हील स्लाइड्स वगैरह ये सब करा सकते हो आप इसमें, ठीक है? आपका मैं अभी क्वेश्चन का आंसर देता हूं, आप जो पूछ रहे थे ना, ठीक है? देखो अगर हमारा पोस्चर सही होगा ना, सबसे बेस्ट क्या होता है, हमारी ब्रीदिंग बहुत अच्छी होती है, ठीक है? पोस्चर सही होगा ना, हेडेक नहीं होगा, माइग्रेन नहीं होगा, नेक में पेन नहीं होगा, आपको ऐसा ऐसा नहीं करना पड़ेगा बार बार, ठीक है ना? आप बार बार मन करता है ना ऐसे करूं, स्ट्रेच करूं या ऐसे करूं, ऐसा मन करता है। पोस्चर सही होगा तो ऐसा नहीं करेगा मन, आपको यहाँ पे फ्री लगेगा, लाइट लगेगा, मूवमेंट रहेगी, ठीक है? और आपका अलाइनमेंट अच्छा होगा, आपके मसल्स अच्छे फंक्शन करेंगे, जॉइंट अच्छा फंक्शन करेगा, ठीक है? जॉइंट हेल्दी रहेगा, और ऑफ कोर्स और अगर आपका पोस्चर अच्छा है तो आपका अपीयरेंस अच्छा है, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है ना? एक ऐसा बंदा खड़ा होगा और एक ऐसा बंदा खड़ा होगा तो ये आपका मन करेगा भाई इससे हाथ मिलाऊं मैं पहले, समझ रहे हो? एक ये है, इट्स अ टेंडेंसी। अब कैसे चेक कर सकते हैं हम पोस्चर को? अब देखो कोई झुका हुआ है, अगर मान लो ऐसे झुका हुआ है, आप उसको दीवार के सहारे खड़ा कर दो, लीन अंगेज द वॉल कर दो, यहाँ पे ऐसे खड़ा कर दो, तो क्या मेरे कंधे टच हो रहे? नहीं हो रहे। लेकिन अगर मेरा पोस्चर सही है तो मेरे कंधे टच होने शुरू हो गए। तो पोस्चर ना आप खुद भी चेक कर सकते हो अपने आप ही, मतलब अब लिटिल बिट आइडिया यू कैन आप निकाल सकते हो कि उसका पोस्चर, अब जैसे मैं ऐसे खड़ा हूं, तो अगर मान लो मेरे हाथ ऐसे जा रहे हैं अंदर, ऐसे देखो ऐसे ऐसे जा रहे हैं मान लो, इससे क्या हो रहा है? शोल्डर राउंडेड है आगे की तरफ, अंदाजा लग गया, ठीक है? तो ऐसे पेशेंट को ऐसे उसको हम क्या बोलेंगे, भाई आपके राउंडेड शोल्डर्स है, तो हम शोल्डर्स पे काम करेंगे, ठीक है? तो आप शोल्डर अगेन वही अपर बैक मूवमेंट्स कराएंगे जिससे कि शोल्डर्स उसके पीछे जाएं, ठीक है? तो हम थोड़ा सा सेल्फ देख सकते हैं, मिरर से अलाइन देख सकते हैं कि कंधा ऊपर नीचे नहीं है, शोल्डर्स अलाइन है नहीं है। ये एक बेसिक नॉलेज हमें थोड़ा होनी चाहिए। समझ में आ रहा है ना? और अच्छा भी लग रहा है ना? इंपॉर्टेंट भी है ये सबके लिए। फोटोज ले सकते हो आप क्लाइंट के भाई फोटोज लेके भी आप आइडिया लगा सकते हो अपने फोन में, और आप उसके फ्रंट से साइड से फोटो ले सकते हो और आप उसको देख सकते हो कि क्या वो साइड, जैसे हमने एक फोटो देखा था उसमें बिल्कुल न्यूट्रल खड़ा था, तो क्या वो ऐसे खड़ा हुआ है, क्या वो ऐसे खड़ा हुआ है, या वो ऐसे खड़ा हुआ है? आपको फोटो लेके आइडिया लग जाएगा ना, साइड से आप फोटो लोगे तो ये आपको है। लेकिन हाँ मेक श्योर कि उसने बहुत फ्लफी कपड़े ना पहने हो, टाइट टाइट क्लोथिंग पहनी हो, तभी आपको आइडिया लगेगा, या जैकेट्स शॉल्स ना ले रखे हो, या तो आप उसका मतलब मेल का शर्ट रिमूव करके ले सकते हो साइड से, और या फिर टाइट क्लोथिंग के साथ आप फोटो लो, तो आपको ज्यादा बेटर एक पिक्चर मिलेगी, ठीक है? तो खुद सेल्फ भी आप इवेल्युएट कर सकते हो, ठीक है? अगर गुड पोस्चर होगा तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी स्पाइन का
न्यूट्रल रहेगी, सारे कर्व्स नॉर्मल रहेंगे, और जो हमारा बॉडी वेट है वो भी इवन डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो भी इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगी। अगर हमारा देखिए, अगर मान लीजिए कोई ऐसे खड़ा ना, ऐसे टेढ़ा, तो मेरी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या राइट साइड को ज्यादा पड़ रही है, ठीक है, राइट। अब ऐसे खड़ा हूं तो लेफ्ट साइड को ज्यादा पड़ रही है, न्यूट्रल खड़ा हूं तो बराबर एकदम सेंटर में मेरी जहां ग्रेविटी आनी चाहिए वो सेंटर में आ रही है, तो मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो बैलेंस अच्छा होगा हमेशा अगर पॉस्चर सही होगा तो। उसके अलावा शोल्डर्स वगैरह में जो पेन रहता है, लोअर बैक में जो पेन रहता है वो कम आएगा, ठीक है, अगर पॉस्चर सही रहेगा तो। और ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पॉस्चर का जो शुरुआत है वो कहां से है, स्पाइन से है, ठीक है। सबसे जो मेजर प्रॉब्लम आती है वो स्पाइन से ही आती है, तो और स्पाइन को ही अगर आप सही मूवमेंट्स करा रहे हैं और सही उसको डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं तो पॉस्चर्स भी ठीक हो रहे हैं और फिर उसका प्रॉब्लम भी ठीक हो रहा है, ठीक है, या फिर प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, ठीक है। आप उसको प्रिवेंटिव, योगा में आप क्या कर रहे हो, आप प्रिवेंटिव कर रहे हो, आप उसको पहले से ही किसी प्रॉब्लम से जाने से रोक रहे हो, प्रिवेंटिव एक तरीके से आप उसको कर रहे हो। अब देखो ये कितना इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ो जरा एक बार। योगा प्रमोट स्पाइनल हेल्थ, स्पाइन का हेल्थ इंप्रूव करता है, ये फॉर श्योर है। ये मतलब शिल्पी मैम ने भी कितने क्लाइंट्स को प्रॉब्लम थी और मेरे पास आए हैं कुछ क्लाइंट्स और उन्होंने ये बोला कि हमने योगा शुरू किया और हमारा स्पाइन का प्रॉब्लम ठीक हो गया। काफी लोग, हम आपके कितने क्लाइंट्स हैं जो मतलब बताते हैं मेरे को, वो किसी और प्रॉब्लम से आते हैं अगर कभी, लेकिन उनका जो स्पाइन का इशू था वो योगा करने से काफी हद तक ठीक हो गया। इनफैक्ट मैं अपनी फैमिली में ही बहुत लोगों को जानता हूं जिन्होंने योगा शुरू करा, जो उनकी स्पाइन धीरे धीरे इंप्रूव कर गई। हम कल एक सीएमई में थे गुड़गांव में, आर्टिमिस हॉस्पिटल में, स्पाइन के ऊपर ही थी, वो सर्जरी के ऊपर थी स्पाइन की। तो वहां पे डॉक्टर ने एक बात बोली, मुझे बड़ी अच्छी लगी, हालांकि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। उसने ये बात बोली कि आजकल सबसे ज्यादा स्पाइन की प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज हम लोग सिटिंग लाइफस्टाइल की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। एक चीज बताओ, हमारी बॉडी है ना, ह्यूमन, हमारी बॉडी जो है ना सिटिंग के लिए बनी ही नहीं है। ह्यूमन है इज नॉट मेंट टू मेड सिट, ये तो हमने अडेप्ट किया, ये पोस्चर हमने अडेप्ट किया, हम लोग सिटिंग के लिए नहीं बने हैं। और इसीलिए कहते हैं कि अगर आप ज्यादा देर सिटिंग करते हैं तो आपकी स्पाइन में डीजेनरेशन आने का बहुत ज्यादा चांस है। कल ये बात डॉक्टर ने भी बोली थी, उनका नाम भी डॉक्टर हितेश ही है। तो डीजेनरेशन आने का बहुत ज्यादा चांस है अगर आप स्पाइन को मूव नहीं कर रहे हो, आप उसकी एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे हो, तो एजिंग बहुत, और एजिंग होगी तो प्रॉब्लम्स आएंगी। एक प्रॉब्लम स्पाइन में शुरू हो गई कहीं पे, तो मैंने क्या बोला था, स्पाइन एक यूनिट है तो डिफरेंट पार्ट, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रम, लेकिन सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक पार्ट में प्रॉब्लम आ गई तो वो कहीं ना कहीं दूसरे पार्ट को कॉम्पनसेट करेगा, यानी कि दूसरे पार्ट में प्रॉब्लम दे सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ऑटो में बैठने से झटके लगे और उसको यहां पेन ना हो, यहां पेन आ जाए, या यहां पेन आ जाए। समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्योंकि स्पाइन एक यूनिट है, इंजरी कहीं हो सकती है और उसका इंपैक्ट कहीं और भी आ सकता है, वहां पर भी आ सकता है और कहीं और भी आ सकता है। तो ये भी माइंड में हम लोगों को ध्यान देना है। तो इसीलिए हमें उसकी मसल्स को स्ट्रेंथन करना है, कोर मसल्स को एक्टिव रखना है। कोर तो आप एक्सपर्ट हैं कराने में सब लोग। देन बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होगा अगर हम करते हैं। स्ट्रेस और टेंशन ऑफ कोर्स रिड्यूस होती है मल्टीपल उससे, और एक बेटर कनेक्शन माइंड बॉडी का डेवलप होता है योगा करने से। स्टैंस अच्छा होता है, पॉस्चर अच्छा होता है, रिएक्शन टाइम बहुत अच्छा होता है, और भी बहुत इंप्रूव, मतलब स्टेट ऑफ वो आती है चीजें, ठीक है। बेटर पॉस्चर के लिए हमें क्या करना है, एक अच्छी चेयर लेनी है, बोलना है उसको कि आप अगर आप ज्यादा देर बैठते हो तो अच्छी चेयर लो। हम उसको स्ट्रेचिंग के लिए बोल सकते हैं कि अगर आप योगा नहीं कर सकते तो आप बेसिक स्ट्रेचिंग मूवमेंट्स करिए, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस सिखाओ, मूवमेंट्स कर रहे हैं बार बार फ्रीक्वेंट, जैसे कि क्या बोला, लॉन्ग प्रोलॉन्ग एक ही पोजीशन में नहीं रहना, चाहे वो स्टैंडिंग हो चाहे वो सिटिंग हो, तो प्रोलॉन्ग पॉस्चर्स को ब्रेक करना है।
ठीक है। सिटिंग 8 घंटे की सिटिंग में कम से कम नहीं तो 10 बार ही उठना है। इसीलिए बोलते हैं आप पानी ज्यादा पीजिए, पानी ज्यादा पीजिए, हाइड्रेशन रखो, मूवमेंट होगी आपकी बॉडी में, आप वॉशरूम जाओगे, आप मूवमेंट करोगे, इसीलिए बोला जाता है वो कि पानी आप ज्यादा पीजिए, ज्यादा पानी पीजिए अगर आप सिटिंग ज्यादा कर रहे हैं तो, ठीक है। और एक्सरसाइजेस करनी है, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करनी है। यहां तक सब क्लियर हो गया? वी आर अबाउट टू क्लोज। तो अब जिस जिसके माइंड में जो जो सवाल आ रहे हैं वो पूछता रहेगा। जैसे कि हम उसमें बैठे इसमें गैप की वजह से भी हो जाता है। सर देखिए, ये कुर्सी में तो हमारे लिए अगर आप आधा घंटे के लिए बैठ रहे हो तो गुड है। अगर आप इस कुर्सी पे 2 घंटे बैठोगे तो मैं आपको, यहाँ अगर 30-40 लोग बैठे हैं तो उनमें से 5 से 10 लोगों को कमर में, बैक में पेन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये एक चेयर, एक प्रॉपर पॉस्चर सही रखने की चेयर नहीं है। 1 घंटे तक मे भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन जहां वो 1 घंटे से 2 घंटे हुआ तो ये चेयर आपको कंफर्टेबल नहीं रहेगा। तो यस, जैसे कि कार वगैरह में है ना सर, वो चेयर कब बदलवाएंगी मैम? जब उनको लंबी लंबी क्लासेस लेनी है। वो आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर है, आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर है। हाँ, जैसे कि कई जगह कारों में मैंने सुना है कि कार ज्यादा लंबी काफी नहीं चलानी चाहिए। हाँ, चलाने की वजह से भी आ जाता है। बिल्कुल होता है। तो ऐसा आया था, ठीक है। तो फिर मैंने उनको बोला कि तकिया वगैरह रखो, उसके बाद कुशन रखो, हाँ। गाड़ी चेंज कर, बोला ठीक हो गया। हाँ, तो गाड़ी का वो सही नहीं होगी ना। अच्छा देखिए, कोई नीची गाड़ी है, उसकी चेयर क्या है, नीचे है, तो उसमें क्या वो बिल्कुल स्लाउच पोस्चर हो गया। एक ऊंची गाड़ी है तो उसमें एकदम बॉडी स्पाइन इरेक्ट हो गई, सपोर्ट ज्यादा मिल गया, बैक को प्रॉपर सपोर्ट मिल गया, तो उसमें एक ज्यादा उसको वो आ गया। तो उसने ये बोला था कि ये ना मैं जब से ये गाड़ी से चला रहा हूँ तब से हो रहा है। मैं वही तो आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये तो, हाँ, पोस्चर इंप्रूव हो गया, चेयर चेंज करी, पोस्चर अच्छा हो गया तो पेन ठीक हो गया। तो ये चेयर में अगर ज्यादा देर बैठे तो पेन हो गया, इसको चेंज किया, बेटर चेयर ली तो ज्यादा देर बैठोगे, पेन नहीं होगा। यही मैं बोल रहा हूँ, पोस्चर भी चेंज हो गया, आपका पोस्चर भी चेंज हो गया चेयर चेंज करने से। हाँ, वो तो मैम बिल्कुल, पीछे वॉलेट नहीं रखना आपको, ठीक है, क्योंकि उससे भी आपका मिस अलाइनमेंट आएगा। सैक्रम पे प्रेशर आ रहा है, जो हमारी हिप बोन के ऊपर प्रेशर आ रहा है, वहीं से हमारे नर्व्स पास हो रहे हैं, फिर वो नर्व्स दबते हैं। हाँ बोलो। अच्छा, डिस्क को बता दूं मैम, उसके लिए फिर मुझे मार्कर चाहिए होगा, है क्या? हाँ बोलो पहले। तीन एज से एक प्रॉब्लम को फेस कर रही थी कि मैं एक बेड पे अगर सो रही हूँ तो वहाँ ठीक है, अगर मैंने थोड़ा हाफ एन आवर में कोई दूसरा बेड चेंज किया तो ऑलवेज ठीक है, सर्वाइकल इशू। ठीक है। वैसे नहीं कभी किसी चीज से होगा, बट 2-3 डेज मेरे को ऐसा पेन रहता था क्योंकि मैंने सिर्फ एक वो चेंज कर लिया अपना हैंड्स। देखो, हम लोग ऐसा है ना, कई बार हम लोग अपने घर से बाहर जाते हैं ट्रैवल के लिए, इधर उधर किसी होटल वगैरह में स्टे करते हैं, तो हमें कंफर्टेबल नहीं होता, पेन हो जाता है। तो इसके ना 2-3 रीजन है। एक तो मैट्रेस जो है बहुत मेजर प्ले रोल करता है। हमारा मैट्रेस बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए। अगर आपको मैट्रेस सूट नहीं करेगा आपकी स्पाइन को, और हर किसी के लिए ना मैट्रेस भी अलग अलग है, ये नहीं कि एक मैट्रेस जो मेरे लिए सही है वो इनके लिए सही है, आपके लिए। बॉडी वेट, किसी का बॉडी वेट कैसे, बहुत हैवी, कोई मोटा है 100 किलो का, 150 किलो का, तो उसको एक अलग टाइप का मैट्रेस शायद सूट करेगा। और कोई मीडियम वेट है 40, 50, 70 केजी के बीच में, तो उसको एक अलग टाइप का मैट्रेस है। तो ये एक डिटेल स्टडी होती है। तो हो सकता है आपको मैट्रेस अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, पिल्लो की कन्वीनियंस के हिसाब से प्रॉब्लम आ रही हो वो, ठीक है। What I find from last 3 months, जब से आपने वो तो हो गई उससे हमें वो, ये सब प्रॉब्लम बेसिक्स जो आपको ज्यादा बैठने से प्रॉब्लम आती है, ज्यादा कुछ खड़े रहने से प्रॉब्लम आती है, ये सारी प्रॉब्लम्स तो आप योगा करना शुरू करो और वो आपके 1 महीने में सॉल्व है। हाँ जी सर। शाटिका वॉइस, देखो शाटिका एक सिम्टम है, ठीक है। शाटिका एक सिम्टम है, उसका कॉज यानी उसका रीजन बहुत सारे हैं। शाटिका एक सिम्टम है। शाटिका का मतलब है कि एक ऐसा दर्द जो कमर से होते हुए, आपके हिप से होते हुए नीचे टांग में जा रहा है, ठीक है। उसका कारण बहुत सारे हैं। डिस्क का खिसक जाना, जॉइंट स्पेस का कम हो जाना, नर्व में कॉम्प्रेशन डेवलप हो जाना, कुछ मसल, स्पेसिफिक मसल्स होती हैं उनका टाइटनेस हो जाना, उसकी वजह से नर्व के अंदर कॉम्प्रेशन आ जाना,
तो शियाटिका का मतलब है कि कमर से चलता हुआ दर्द जो आपकी टांग पे जा रहा है, नीचे तक जा रहा है या यहाँ तक जा रहा है, उसको शियाटिका बोलते हैं। अगर आपकी नस दब रही है तो ब्लॉकेज, ये एक तरीके से कॉम्प्रेशन बोलेंगे हम उसको, ब्लॉकेज नहीं बोलेंगे, कॉम्प्रेशन बोलते हैं हम। वाले बढ़ेगा वो बिल्कुल ज्यादा देर। हाँ जी बोलो। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं। ये कोई भी ये फैक्टर नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये विमेन्स में ज्यादा होता है शियाटिका, बिल्कुल भी नहीं है। ये जरूर है कि प्रेगनेंसी के बाद स्पाइन में जैसे एपिड्यूरल इंजेक्शंस लगते हैं, स्पाइन में कर्वेचर्स या लोडिंग बहुत ज्यादा, प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ता है, तो उसके बाद कई बार फीमेल्स को चांसेस ज्यादा होते हैं नर्व दबने के, बट ऐसा कुछ नहीं है, मेल्स में भी उतना ही प्रोमिनेंट है ये जितना फीमेल्स है। हनुमान आसन जरा थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, कौन से वाला है? अच्छा, स्प्लिट करके, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है। क्या बैक में पेन मिला, प्रेशर मिला था? बैक कमर में तो नहीं हुआ ना भाई। अब एक बात है सिंपल सी, अभी इसको बोलते हैं ईगो लिफ्टिंग कह लो या ईगो वर्किंग कह लो आप, ठीक है। आपकी बॉडी अभी अलाउ नहीं कर रही किसी, आपको पता है, चलो मैं नहीं आपको बताना चाहूंगा, रहने दीजिए। हमें कोई भी चीज ना अपने ईगो में आके नहीं करनी है और ना ही करवानी है। सबसे पहले तो खुद नहीं करनी और ना ही करानी है, ठीक है। हमें सिर्फ उतना करवाना है जितना वो कंफर्टेबली कर पा रहा है। नहीं तो मैंने क्या बोला था, वो 4 दिन के बाद 5वें दिन नहीं आएगा क्लाइंट। और आपको भी जब भी ऐसा कर रहे हो, आप स्प्लिट कर रहे हो, फ्रंट स्प्लिट, साइड स्प्लिट प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको धीरे धीरे 6 महीने लगाने हैं उस लेवल पे जाने में। इतना स्लो होना चाहिए वो, ठीक है। ये नहीं कि आपके पास क्लाइंट आया, उसने बोला जी मुझे तो हेड स्टैंड करना है जी, मैं तो इसीलिए आया हूँ, आप मुझे करा दो, तो आपने 4 दिन उसी को वही सब करवा के 5वें दिन हेड स्टैंड करा दिया। नहीं, आप उसकी भी एक वो लोगे ना, आप उसकी एक वो तैयारी कराओगे, पहले उसके 4 आर्म स्ट्रॉन्ग करोगे पहले उसका, है ना। पहले 4 आर्म में तो पावर होगी, तभी तो वो एल्बो पे खड़ा होगा, फिर हेड स्टैंड करेगा, एल्बोज पे लाएगा या हैंड स्टैंड करेगा। पहले तो एल्बोज में ताकत चाहिए, 4 आर्म्स में ताकत चाहिए, फिर उसकी कोर में एक्टिवेशन होना चाहिए, कोर ताकत होगी तभी तो ऐसे कैसे स्टैंड कर लेगा, वो नहीं करेगा ना। तो आपको पहले तैयार करना पड़ेगा ना, यू हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप। तो ये आपकी गलती है, अगर आपने कुछ ऐसा करा और वो पेन आया तो यू आर डूइंग समथिंग एग्रेसिवली। अब फटाफट माइंड अप कर रहे हैं, आप जल्दी जल्दी पूछ लो। हाँ, स्पाइन का बता रहा हूँ। हाँ बोलो बोलो। मैंने आपको बताया ना, प्रेगनेंसी में क्या होगा, जब कर्व आगे ऐसा हो गया ना, तो ऐसे होते ही कॉम्प्रेशन और बढ़ जाता है। हम ये चीज, हम कल जो हमारी सीएमई थी उसमें भी हमने ये चीज डिस्कस कर रहे थे, हैं? वो तो सी सेक्शन में तो फिर इंजेक्शन, हाँ, लेकिन कर्व तो चेंज हो गया ना, कर्व चेंज हो जाता है, बॉडी का पोस्चर चेंज हो जाता है। अच्छा, अभी हम ना, ये हमारी एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट है, मैं इन्हें पिछले 4-5 साल से जानता हूँ और मेरे भी बहुत सारे पेशेंट्स के यहाँ ये खुराना के आप चाह रहे थे ना, सूरजमल विहार, हाँ सूरजमल विहार वगैरह, तो और इनके यहाँ भी गए थे आप, अहुजास क्या यही गई थी, सितिमा के यहाँ, सितिमा के डॉटर हुई है ना अभी, हाँ। तो वो तो मेरे बिल्कुल मेरे मामा जी की बहू है, बिल्कुल एकदम, हाँ हाँ बिल्कुल। सो आपका नाम बता दो। हनी, हाँ यस। तो इसने मुझसे पूछा डिस्क के बारे में थोड़ा बता दो, है ना। तो देखो, डिस्क ना एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो हमारी स्पाइन को शॉक एब्जॉर्बर से बचाता है। हमारी स्पाइन में कितने डिस्क के मैंने बताया था स्टार्टिंग में, है? नहीं, 23, क्योंकि कुछ बोन्स तो फ्यूज्ड है ना, उनके बीच में तो डिस्क है ही नहीं, वो तो जुड़ी हुई है ना। तो 23 है, ठीक है। अब डिस्क कैसी है, गोल है, ठीक है, गोल है। अब हम उसके 2 शेप बना देते हैं, एक तो ऐसे बना लेते हैं, ऐसे है, गोल है, ठीक है, इस शेप में है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसका ना एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ये मान लो ऐसे है, ये
अब इसका ना ऐसा स्ट्रक्चर है, ये तो है जी एनुलस, ठीक है, और ये क्या है न्यूक्लियस, ठीक है। अब ये तो है पानी, वाटर, या फिर जेल बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। और ये क्या है फाइबर, ठीक है। ये तो इसके अंदर तो ऐसे 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 रेशा है ये तो, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको? ये तो रेशा है ऐसा, ये जो मैं एंगल दे रहा हूं ना, इसके अंदर 120 डिग्री का एंगल होता है हर रेशे के बीच में ऐसा, ठीक है। अब ये तो है फाइबर, रेशा, ठीक है। एनुलस पल्पोसस बोलते हैं इसको, और इसको न्यूक्लियस पल्पोसस बोलते हैं, बीच में जो पानी है, ठीक है। अब क्या होता है जी, डिस्क, जो हेल्दी डिस्क होगी ना उसमें वाटर कंटेंट अच्छा होगा, पानी खूब होगा, इसीलिए हम किसी को भी बैक पेन होता है हम उसको बोलते हैं आप पानी ज्यादा पीजिए, ताकि आपकी डिस्क में वाटर अच्छा रहे, हाइड्रेटेड रहे। नहीं पता किसी को भी, 100 में से 90 फिजियोथेरेपिस्ट को भी नहीं पता ये बात, किसी को नहीं मालूम कि पानी पीने से डिस्क में हाइड्रेशन होता है और डिस्क हेल्दी होती है। जब हम यहाँ पे जितने भी लोग हैं, या फिर एक जनरल अगर हम किसी का एमआरआई कराएंगे तो 100 में से 90 लोगों के डिस्क में पानी सूखा हुआ मिलेगा, डेसिकेशन मिलता है, ठीक है। यानी कि ड्राइनेस, अंदर का जो ये है ये सूख गया है, जेली सूख जाती है, जेली कुछ एरियाज में, लोअर बैक में या गर्दन में ऐसे सूख जाती है। अब सबसे मेजर जो है एक प्रॉब्लम है जिसको हम देसी उसमें बोलते हैं स्लिप डिस्क। क्या होता है, हम गलत लिफ्टिंग कर रहे हैं बार बार, या फिर गलत बार बार सिर्फ बैठे हुए हैं, बैठे रहने से क्या हुआ, डिजेनरेशन हो गया, मसल्स वीक हो गए, तो हमारी डिस्क के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ रहा है, क्योंकि मसल सपोर्ट ही नहीं कर रही है हमारी स्पाइन को। अच्छा ये क्या है, ये मैंने आपको ऐसे दिखाया, लेकिन ये ऐसे नहीं होती, ये ऐसे होती है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको ये ऐसे दिखा रहा हूं, लेकिन हमारी बॉडी में ये ऐसे है, ऐसे ऐसे शॉक ले रही है हमारी बॉडी में, ठीक है ना। तो मैंने तो ऐसे दिखाया, आपको ऊपर से दिखा रहा हूं मैं, तो समझ रहा हूं। तो अब क्या होगा, इसकी दूसरी शेप बना लेते हैं, मतलब ये ऐसे, एक्चुअली ये ऐसे है, आपको यूं पीछे से ऐसे ही नजर आएगी, सिर्फ इतनी सी ऐसे। अब वो तो आगे ऐसे है ये, ठीक है। अब क्या हुआ, जब इस पे प्रेशर पड़ेगा ऐसे बार बार, क्या होगा, ये पहले थोड़ी सी बाहर आएगी, ठीक है, और प्रेशर पड़ गया, फिर क्या होगा, और बाहर आएगी, फिर और प्रेशर पड़ेगा। जैसे मान लो ये गुब्बारा है पानी से भरा हुआ, जो होली का गुब्बारा है पानी से भरा हुआ, तो उस पर आप प्रेशर दे रहे हो तो बाहर की तरफ बल्ज कर रहा है, तो ये क्या होगा, बल्ज कर रहा है, इसको हम बोलते हैं डिस्क बल्ज, ठीक है, डिस्क बल्ज कर रहा है जी, ठीक है। फिर ये और बाहर आ गया, और बाहर भी आ सकता है। अब देखो ये कितना बाहर आ रहा है, ये डिपेंड करता है कि पेशेंट को पेन कितना है और कितनी प्रॉब्लम है, और क्या वो सर्जरी से ठीक होगा, क्या वो योगा से ठीक होगा, या फिजियोथेरेपी से ठीक होगा, या कायरोप्रैक्टिक से ठीक होगा। ये हम लोग भी, मेरे पास कल एक पेशेंट का कॉल आया, मैंने बोला नहीं आप सीधा न्यूरो सर्जन के पास मिलो, मेरे से केस निकल चुका है। उसने एमआरआई शेयर किया, उसकी डिस्क बिल्कुल बाहर थी, नहीं हो पाया। सो ये समझ में आ रहा है अन्नी है कि डिस्क स्लिप, इसको हम स्लिप डिस्क बोलते हैं। अब इसकी अलग अलग स्टेजेस होती हैं, इतना डीप नहीं जाएंगे, उसमें अलग अलग स्टेज है। जैसे कि सबसे पहली स्टेज होती है डिस्क बल्ज, दूसरी होती है प्रोट्रूजन, तीसरी होती है एक्सट्रूजन, फिर होती है सीक्वेस्ट्रेशन, पूरी डिस्क यहां से निकल के यहां फैल गई ऐसे, बिल्कुल यहां पर सूख गई, ठीक है, वो अलग होगा। अब क्या होता है कि यहीं से ना हमारे नर्व्स भी पास हो रहे हैं ऐसे, जो एक राइट को पास हो रहा है, एक लेफ्ट को पास हो रहा है। राइट वाला हमारे राइट साइड पे कंट्रोल कर रहा है, लेफ्ट वाली हमारे लेफ्ट को कंट्रोल कर रही है। अगर ये यहाँ पे प्रेशर दे रही है, डिस्क इस जगह पे प्रेशर दे रही है, तो राइट साइड में पेन आ जाएगा, तो मैं शियाटिका आ जाएगा राइट साइड में। लेफ्ट साइड में अगर प्रेशर दे रही है तो लेफ्ट साइड में शियाटिका आ जाएगा डिस्क। तो ये ऐसे होता है, स्लिप डिस्क से भी शियाटिका
कॉज होता है। हाँ बोलो। उसमें रेस्ट देना है या एक्सरसाइज देना है, बहुत ज्यादा पेन है अगर, तो बेस्ट इज कि उसको बोलो बेड रेस्ट करो। बेड रेस्ट करेगा तो डिस्क का जो, क्योंकि हम खड़े होंगे तो प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, लेटेंगे तो उससे प्रेशर कम पड़ेगा। तो रेस्ट करने से जो ये बाहर बल्ज का प्रेशर है वो धीरे धीरे बल्ज, जैसे बल्जिंग जो है उसकी थोड़ी सी रिलैक्स होनी शुरू। हाँ बोलो। ये रिवर्सिबल तो नहीं है। जो बिल्कुल बाहर आ गई है वो अंदर नहीं जा सकती, जो फट गई है, यानी कि ये जो फाइबर था ना ये वाला, ये फट गया यहाँ से, टीयर हो गया, जिसको हम बोलते हैं एनुलस टीयर। फिर यहाँ से डिस्क का पानी बाहर आ गया ऐसे। हाँ एनुलस टीयर, एनुलस फाइबर टीयर, ठीक है। तो ये है, ये वही हमारी ऐसे स्लिप्ड है। इसका कॉज हो गया जी, आपने मान लो एग्जांपल है कि आपने बहुत एग्जेसिव वेट उठा लिया, आपकी स्पाइन में इतनी ताकत नहीं थी, और एक कारण आप सारा दिन बैठे रहते हो, दूसरा कारण फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तीसरा कारण आप योगा नहीं करते, चौथा कारण वो बहुत कुछ है, आपका वेट ज्यादा है। हाँ मैम बोलो ना। जैसे मोस्टली बोलते हैं डॉक्टर जी। जैसे मल्चिंग कि आपकी डिस्क ना हड्डी बढ़ गई है या घिस गई है, इसको थोड़ा सा बताइए कि क्या बढ़ना क्या है और घिसना क्या है? डिस्क की हड्डी बढ़ गई है या हड्डी घिस गई है ऐसा तो मैंने नहीं सुना, लेकिन क्या होता है मैं ऐसे बताता हूँ कि जब ये दो बोन्स के बीच में डिस्क होती है ना, और ये प्रेशर से बाहर आ रही है, उसी को बढ़ना बोलते हैं। तो वो क्या होता है, प्रेशर, जब प्रेशर आ रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, दोनों बोन्स के जो बीच में स्पेस है ना वो क्या हो गया, कम हो गया, रिड्यूस हो गया। वो कई बार इतना भी रिड्यूस हो जाता है कि आपस में हड्डी घर्षण करना शुरू कर देती है, फ्रिक्शन। तो वो जो आप बता रहे हो कि हड्डी का घिसना, और जो आप कह रहे हो ना हड्डी का बढ़ना, वो एक एज के बाद कॉमन है, वो होना ही होना है, जिसको हम, आपका जो सवाल था ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोफाइट्स, वो क्या है, एक एज के बाद में हमारी स्पाइन वीक हो जाएगी तो वो हड्डी बढ़नी शुरू हो जाएगी, जिसको हम ऑस्टियोफाइट्स, सर्वाइकल्स और मतलब स्पॉन्डिलाइटिस, उसको हम स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं, ठीक है, जो आप पूछ रहे थे मेरे से, स्पॉन्डिलाइटिस। हड्डी का साइज होता है। नहीं यार ऐसा नहीं होता, ये सवाल ऐसे नहीं है, हड्डी का साइज ऐसे नहीं कि हड्डी इतनी बड़ी हो गई, वैसा नहीं होता। जैसे मान लो ये हड्डी है फॉर एग्जाम्पल, नहीं 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 बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये हड्डी है फॉर एग्जाम्पल, अब क्या है कि ये जो किनारा है ना इसका, उसमें हल्की से ऐसे चोंच निकल आएगी, जितनी ये पेन की नोक है ना, बस इतनी ऐसे कि यूं निकल आएगा, इसको हम हड्डी बढ़ना बोलते हैं एक लैंग्वेज में। ये नहीं कि ये हड्डी ऐसे बढ़ के इतनी बड़ी हो गई, नो वैसा नहीं होता, ठीक है। स्पाइन में ऐसे चोंच निकल आती है, एक हल्की सी स्पाइक बोलेंगे उसको, चोंच से निकल आती है, उसको हम हड्डी बढ़ना बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है? थोड़ा सा देख लेते हैं और कुछ बचा है हमारा या नहीं बचा। तो हमें प्रॉपर स्लीपिंग रखनी है, लिफ्टिंग बहुत हमारी, हाँ लिफ्टिंग हमारी बहुत सेफ होनी चाहिए, जूते बहुत कंफर्टेबल होने चाहिए, देन कोई ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी हमने, ये अभी मैंने बोला आपको, और डेली मूवमेंट्स हमारे बड़े कंफर्टेबल होने चाहिए, और हमें हमेशा याद रखना है कि हमें गुड पोस्चर में रहना है, और इसके लिए हमें कॉन्शियस खुद भी होना है और औरों को भी करते रहना है, या अपने क्लाइंट्स को भी करना है। कॉन्शियस करना जरूरी है, इसको हम बोलेंगे रिमाइंडर्स। ये किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं रिमाइंडर्स। आप अपना एक पोस्चर चेंज कर रहे हो ना, उठ के बैठ के खड़े हो रहे हो और जा रहे हो, ये भी एक तरीके से आपके लिए एक गुड पोस्चर के लिए एक रिमाइंडर हो गया कि आपने अपना पोस्चर चेंज किया, ठीक है। और क्या ये क्वेश्चन है, आर देयर एनी स्पेसिफिक योगा पोजेस टू अवॉइड इफ यू हैव एग्जिस्टिंग बैक पेन, बताइए मुझे। बिल्कुल है, अगर बैक पेन होता है तो बिल्कुल स्पेसिफिक पोजेस होते हैं, लेकिन हर बेसिक बैक पेन में तो आप उसको करा सकते हैं, बट अगर उसका पेन बहुत ज्यादा है, एक्यूट है, या बहुत मेजर पेन है, रेडिएटिंग बहुत ज्यादा है, तो उसमें वो पोजेस आपको नहीं कराने हैं। जैसे कि हमने बोला कि अगर आपको मिडिल बैक में पेन है तो आप थ्रेड एंड नीडल पोज करा सकते हो उसको, अगर आपके लोअर बैक में पेन है तो उसको भुजंग आसन करा सकते हो, ठीक है। मैम क्या कह रहे हैं? हाँ, आगे झुकना उसको मना कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे ये चीजें
इंपॉर्टेंट है उसको, डूज एंड डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, जो पोस्चर करेक्शन की बेल्ट होती हैं क्या वो हेल्प करती हैं या वो हमारी अडेप्ट कर देती हैं, हमें हेल्प करती हैं या वो हमें आदत बना देती है, हमारा आदत बना देती है। तो जितना हो सके उसको बना करो, लेकिन अगर नहीं हो रहा और ओल्ड एज में है पेशेंट, नहीं हो रहा तो फिर दे दो। ठीक है, हाउ डज ब्रीदिंग इन्फ्लुएंसेस, देखो ब्रीदिंग बहुत अच्छा हेल्प करती है हमारे स्पाइन के अलाइनमेंट को, इसीलिए शुरुआत हमेशा ब्रीदिंग एक्सरसाइज से करते हैं हम लोग। ठीक है, अब ब्रीदिंग नॉर्मल होगा तो क्या होगा, तो हमारा डायफ्राम है वो अच्छे से वर्क करेगा, और डायफ्राम अच्छे से वर्क करेगा तो कोर को एक्टिव करेगा। तो ब्रीदिंग से भी पोस्चर सही होता है। ठीक है, और अब ये आ गया कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है कि अगर हम गुड पोस्चर में हैं तो हमें उसको प्रैक्टिस करते रहना है, और उसके लिए हमें अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। अगर हमने कोई आगे झुका हुआ है तो उसका अवेयरनेस होना जरूरी है कि भाई आप आगे झुके हो या मैं आगे झुका हूं, मुझे सीधा होना है। ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है, और योगा को प्रैक्टिस में लाना है, रूटीन में लाना है। ये नहीं कि महीने में आप एक दिन करा रहे हो या खुद एक दिन कर रहे हो, कोई उसका फायदा नहीं है। मेरे हिसाब से 4 to 5 days अ वीक अगर हम करेंगे तो वो बहुत बेनिफिशियल है। आप बहुत ध्यान से डेली प्रैक्टिस जो हमने जैसे उठना बैठना बहुत ध्यान से करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और अपने आसपास के एरिया को एर्गोनॉमिकली डिजाइन करने का मतलब ये है कि आपकी कुर्सी सही होना, बेड सही होना, ये सब ठीक होना चाहिए। अगर वो गाड़ी खराब हो गया तो गाड़ी चेंज कर लो, समझ लो, ये है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये प्रॉब्लम नहीं सेटल हो रही, या आपको या आपके क्लाइंट को, मैम ने जैसे अपने फादर के बारे में बताया, आपने अपने बारे में या अपने किसी पेशेंट के बारे में बताया, तो उस केस में जबरदस्ती नहीं करना, ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी, प्रोफेशनल गाइडेंस लेना बहुत जरूरी है, और उसके बाद आगे चलना है। ठीक है मैम, उसके बाद आगे चलो, उससे आपके लिए फायदा होगा कि आप अपने रिस्क फ्री हो जाओगे और आप अच्छी प्रैक्टिस कर पाओगे। तो प्रोफेशनल गाइडेंस लेना कभी गलत नहीं है, बहुत अच्छा है। और अगर आपको लगता है कि आपको या आपके क्लाइंट को डिस्कम्फर्ट है उन स्पेसिफिक पोस्चर्स में, तो उसको रोक दो थोड़े टाइम के लिए। ठीक है, और हमेशा ब्रेक्स भी देने हैं। और परसिस्टेंट प्लेट्यूज का मतलब यह है कि ट्रेनिंग कभी भी ऐसे नहीं जाएगी, वो ऐसे ऐसे करके ऊपर चलेगी। कभी आपका क्लाइंट कहेगा मुझे पेन है तो आप थोड़ा हल्का जाओगे, फिर बढ़ाओगे, फिर जाओगे, फिर बढ़ाओगे, फिर जाओ, इस तरीके से आपको मिलेगा ये चीज। ठीक है, हमेशा यही चीज मिलेगी। ये हमारा पेज है एनोडाइन स्पाइन इंस्टा पे, आप इसको फॉलो कर लीजिएगा। इसमें जो मैंने आज बोला इसको बहुत इलेबोरेटेड फॉर्म में और बहुत सारी फॉर्म में आपको कुछ पोस्चर के रिलेटेड वीडियोस दिखेंगे। हाँ बोलो। हाँ हाँ क्या चीज? हाँ